अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एरम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अब आपकी ईद कैसी गुजरी? ये हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। ईद गुजर गई। नहीं, अब तो गुजर गई ना। गुजर गई, ठीक काम गुजरी। करने आ गई हैं अब आप। मैं इस ईद के बाद भी आई थी, आप आप भूल ईद के गए। दिन भी आई थी, लेकिन वो आप मेरे घर आई थी, यहाँ पे नहीं आई जी, थी। और हमने सैटरडे को भी रिकॉर्डिंग हाँ, की, आप ये that's true, भूल गए हैं कि that's क्योंकि true। आपने मुझे छुट्टी नहीं लेने दी एक्स्ट्रा। मेरा तो उम्र का तकाजा, मैं भूल गया। हाँ, अच्छा। आपने कहा कि नहीं, सुकून से नहीं बैठना, काम करवाओ। हाँ। तो वो हम कर गए हैं काम, ईद भी गुजर गई, सब कुछ हो गया खैर खैरियत से। अब हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने लगे हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है आप बहुत बातें करना चाहते हैं। वो क्या? और वो है पिंडी की रिंग रोड। पिंडी की रिंग रोड पे एक्चुअली ना ही मुंह खुलवाएं तो अच्छा है। नहीं, मैं खुलवाना चाह रही हूँ। देखिए, पिंडी का रिंग रोड जो है ना, अब उसकी एक तफ्तीशी रिपोर्ट आ गई है। बेसिकली ये सपोजिडली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसकी तफ्तीश ऑर्डर कराई थी। अब तफ्तीश जब ऑर्डर हुई तो उसके ऊपर शहजाद अकबर साहब का जादू चल गया। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि काफ़ी नाम जो उसमें आ रहे थे उनको ओमिट करवा दिया और वो मीडिया में नहीं लीक होने दिए। ठीक। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मेरी और जो जर्नलिस्टों से इस्लामाबाद वगैरह के बात हुई है उनसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम है, उसमें गुलाम सरवर का भी नाम है, उसमें कमिश्नर पिंडी का भी नाम है, उसमें और कुछ पॉलिटिशियंस के भी नाम है। ठीक है। तो अब पता चला है आज ही मुझे कि चेयरमैन नैब को कह दिया गया है कि वो इसकी इंक्वायरी करे। तो ये एक स्टूपिड सी बात है। ठीक। इसका मतलब है ये किल करने की जो इंक्वायरी रिपोर्ट तो आ गई। अब इसके ऊपर तो एफआईए को कह देना चाहिए था कि पर्चा करो। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। जब इतनी करप्शन का सामने आ गई तो अब चेयरमैन नैब ने क्या, आप डुप्लीकेट इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं, जबकि पहली इंक्वायरी भी इमरान खान के कहने पे हुई है। बिल्कुल। तो अब उसमें कौन सा, इसका मतलब है आपने अपने लोगों को निकालना है बीच में से। ठीक। आपने उनको लॉन्ड्री करना है, धुल को साफ हो जाए ये वो। और ये पीटीआई की गवर्नमेंट का पहला बड़ा स्कैम सामने आया है जिसमें डायरेक्ट उस्मान बुज़दार इन्वॉल्व है, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम आ रहा है, जिसमें चौधरी सरवर का आ रहा है। और ये इतने मासूम लोग नहीं हैं जितना नज़र आते हैं। और अब चेयरमैन नैब को देने का मतलब है कि आपने कहा ख़त्म करो जी, भूल जाओ सारी कुछ। जबकि इंक्वायरी तो ऑफिशियल हुई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने करवाई है। वो किसी ये तो नहीं है कि सादकाबाद की किसी नर्स ने इंक्वायरी करके दे दी है और वो लोग अपना उसको कर रहे हैं कोई। तो इसके ऊपर डायरेक्ट पर्चे हो जाने चाहिए थे। अभी तक लोगों के नाम उनके ईसीएल पे आ जाने चाहिए थे, उनके नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाने चाहिए थे। तो अब आप देख लें कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो नैब के पास जो चीज जाती है वो तो वैसे ही साफ सुथरा हो जाता है ना बंदा, वो तो आज दिन तक उसके ऊपर। और चेयरमैन नैब खास तौर पे जिस चीज में दिलचस्पी लेगा उसमें तो ये सारे सुरखरू होके निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये कि पीटीआई के लिए इन एनी केस दिस इज वेरी डैमेजिंग, क्योंकि करप्शन का ही नारा था। मुल्क के लिए डैमेजिंग है। हाँ, बट करप्शन का नारा था, करप्शन खत्म करनी, और खुद छोड़े ना यार, अब बाकी करप्शन की दास्तानें आपको सुनाई तो आप परेशान हो जाएंगी। ठीक हो गया। उसकी एक वजह है जी। मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूँ कि पीटीआई के अंदर बहुत से वज़रा जो है ना वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पीटीआई की मुखालफत की है। वो तो पीटीआई के नज़रिए से है ही नहीं। आप उनको ले आए हैं, वो हमेशा वक्त के सूरज की, चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। बिल्कुल। और अपनी जेबें भरते रहे। उनको आदत ही इस बात की है, प्रैक्टिस ही इस बात की। जिन लोगों के खिलाफ निज़ाम की तब्दीली की बात हम सारे कर रहे थे वही लोग तो ऊपर आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक हो तो गया। पीटीआई का नारा कहाँ गया और तब्दीली कहाँ गई, ये आप सोच लें। अच्छा, ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी को लेकर आगे चलते हैं। और शहबाज शरीफ के साथ किस किस्म का इनका वो आडा चल रहा है कि ईसीएल में नाम देख के बात यह है कि ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने कहा ईसीएल से नाम निकालो। आप ईसीएल में डाल रहे हैं। तो ये जिस वक्त शहबाज शरीफ ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील की तो 2-4 को सजा हो जानी है। लेकिन अब तो हुकूमत वो सुप्रीम कोर्ट ले गई ना, चैलेंज करके। भाई सुप्रीम कोर्ट ले गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे किस बेसिस पे? सुप्रीम कोर्ट भी तो कहेगा ना कि एविडेंस दें। बिल्कुल ठीक है। एविडेंस अगर आपके पास होता तो नैब के काउंसिल ने हाई कोर्ट में लिख कर क्यों दिया था वी हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, और ये किसी चीज़ में मुलविस नहीं है। बिल्कुल। और कोई उसके बाद अभी तक हुकूमत ने इंक्वायरी करवाई है जिसके अंदर शहबाज शरीफ का नाम आया। अगर वो नहीं निकाली तो इसका मतलब है कि ये पर्सनल विक्टिमाइजेशन है। बिल्कुल। और फंडामेंटल राइट पे तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। ये तो उनका फंडामेंटल राइट है। मैं कहता हूँ देखें, अगर मेरे बाप ने भी करप्शन की है तो उनको आप पकड़ें,
मैंने भी किया, पकड़े, लेकिन आप एविडेंस तो देना। Proof ये तो नहीं है कि आप पकड़ के अंदर कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं अब हम एविडेंस जमा कर रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो तो बेतुकी की बात है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपकी फेवरेट खातून की बात होने लगी। ड्रामा क्वीन। ड्रामा क्वीन, ओके। ड्रामा क्वीन ने वो गई, ये जावेद लतीफ़ जो गिरफ्तार रहनुमा है उनके घर गई और उनने ये बात स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर सच बोलना गद्दारी है तो हम गद्दारी करें। देखिए अपना एरम मैं आपको बताऊं कि ये गद्दारी का जो लेबल है ना, मैं इससे बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ ठीक है, कि हम किसी को कह दें कि वो गद्दार है, किसी को कह दें हम ये काफिर है, ये बड़ा मुश्किल लेबल है और ये होना नहीं चाहिए, इसकी कोई एक तमीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। जो बात मरियम को एहसास नहीं है, कई बातों का, हर चीज़ सच और झूठ में नहीं तोली जाती, सही और गलत में भी, या अपना एक्सेप्टेबल एंड गलत में भी तोली जाती है। मसलन मैं, ये सच है कि मुझे पता है कि मैं किस तरह पैदा हुआ, ठीक है, या मेरी औलाद किस तरह पैदा हुई, लेकिन मैं अपनी बेटी से बैठ के वो डिस्कशन ही नहीं करूँगा कभी तुम्हारी दादी ने ये किया तो वो नहीं, ऐसी बात नहीं होती। हम सच की बात नहीं है, झूठ की बात नहीं है, एक मुआशरे की तहजीब होती है, उसका एक तमद्दुन होता है, उसके अंदर रहते हुए आप गुफ्तगू करते हैं और उसके अंदर आप लोगों को समझाते हैं। तो मरियम को भी ये समझना पड़ेगा कि मादर पिदर आज़ादी जो है ना, वो सच बोलना नहीं होती, वो बदतमीज़ी भी है और बेहूदगी भी है। सच यानी इस लेवल पे ये होता है कि आप ऐसा सच बोलें कि आपकी बात भी हो जाए, जो बेगुनाह हो वो बेगुनाह साबित भी हो, और मुल्क के जो इदारे हैं जिनको बनाने में सैकड़ों साल लगते हैं एक्चुअली, वो डैमेज ना हो। हाँ, फिर उस सच की वैल्यू है। बिल्कुल, हर चीज़ में सच और झूठ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। और खैर मरियम नवाज ने तो काफ़ी क्या मरियम को आप इतना सीरियस ना नहीं लीजिए। लेकिन डैमेजिंग तो स्टेटमेंट्स हमेशा ही दिए वो तो हमेशा देते हैं। उन्होंने अपने बाप को डैमेज करके बाहर कर दिया, अपने भाइयों को बाहर कर दिया, अपने चाचे को अंदर करा दिया, कजन को अंदर करा दिया, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर? वो तो चौमुखी खेल रही है। हाँ, नहीं वो जैसे सद्दाम हुसैन का स्कड मिसाइल था ना, वो मरियम वही है। वो स्कड मिसाइल चलाता था और सो जाता था, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कहाँ जाएगा जाके गिरना है और कहाँ फटना है, फटना भी है कि नहीं। तो मरियम स्टेटमेंट देके सो जाती है जाके, कि पता नहीं इसका जो मर्जी होता है होता रहे। बहुत डैमेज करती है। अच्छा, ये लॉकडाउन का क्या सीन है? ईद तो गुजर गई, उसके बाद लॉकडाउन। मुझे तो लॉकडाउन नजर ही नहीं आया। अच्छा, मुझे तो लॉकडाउन सिर्फ रेस्टोरेंट्स पे नजर आया। हाँ, रेस्टोरेंट मुझे लॉकडाउन सिर्फ दुकानों पे नजर आया 6 बजे के बाद। बाकी सड़क पे तो मुझे उतना ही टाइम लगे आने जाने पे, अग्रीड, रश में, खज्जल खार होने में। और खुद प्राइम मिनिस्टर नथिया गली बैठे हैं ईद की छुट्टियों में, जबकि लोगों को मना था गलियात जाना। हाँ जी, तो लॉकडाउन कौन सा हुआ है? हाँ, लेकिन अब सारा बिजनेस जो ठप करके बैठे हुए थे, आप बिजनेस ठप करने का मतलब लॉकडाउन तो नहीं है। लॉकडाउन तो फिर लोगों को निकलने ना देते। निकलने ना देते। हाँ, तो लॉकडाउन तो नहीं है। सड़कों पे तो तमाशे लगे हुए थे तो फुल, घरों पे भी। घरों पे भी। मैं कल भी गया हूँ, एक मैं डबल एच में कल गया हूँ, घर के बाहर मैंने 28 गाड़ियाँ देखी हैं। पता नहीं किस घर के, मैंने एड्रेस नहीं ले रहा मैं उसका, लेकिन यह है कि मैं सोच रहा था यार ये इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं, क्या हो रहा है अपना, क्यों 28 गाड़ियों का मतलब 50 एक लोग अंदर होंगे, तो एक गाड़ी में 2 लोग तो आते ही है ना कोई तकरीबन। तो सर ड्राइवरों को तो नहीं बुलाया होता उन घर वालों ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पता नहीं किसका घर था वो, मुझे तो नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग ऐसे ही कर रहे हैं आजकल, फुल पार्टी घर के अंदर चल रही है, ऐसे ही है। लेकिन यस, पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को, पुलिस को जाके पकड़ना चाहिए। आज मैं दे दूंगा वो एड्रेस पे से अपने वीलॉग में। आप भी बड़े डैमेजिंग इंसान हैं मरियम नवाज की तरह। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत की। भारत के अंदर बुरा हाल हुआ है कोरोना का, तूफान मचा हुआ है, 4-4 हज़ार रोज के मर रहे हैं लोग। मोदी गायब हो गया सीन से टोटली, ये क्या चक्कर है? वो क्यों ना हो, मेरा मतलब है कि उसने मरवाया लोगों को, तो अब सामने आके कहेगा सॉरी गलती हो गई, विनती करता हूँ, माफ़ी कर दें ना। देखें जो इंडिया में कोविड है ना, दैट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ मिस हैंडलिंग एंड दैट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ केयरलेसनेस एंड रेकलेसनेस। एंड मोदी हुकूमत, हम तो हमेशा से कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमसाया ममालिक नहीं, अपने मुल्क के लिए डेट्रीमेंटल है। और अब लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, हालांकि बड़ी एक फाशिस्ट किस्म की गवर्नमेंट है जो उठा लेती है, बंद कर लेती है, केसेस कर देती है, अपने लोगों के ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक अकाउंट से उनको ब्लॉक करा देती है। लेकिन अब वो इतने सवाल हो रहे हैं और इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है उसको छुपना।
बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो तो मोदी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है, और मेरा ख्याल है अब मोदी का डाउनफॉल फाइनली स्टार्ट हो ही गया हुआ है इन एवरी एस्पेक्ट। देखिए एक्सपोज हो गया ना, एक्सपोज तो हो गया। और वक्त से पहले नारे मार देना। हाँ वैसे हमारे यहाँ भी कुछ ज़्यादा डिफरेंट हालात नहीं है, लेकिन यह है कि नारे मारने ना हम भी मार लेते हैं। लेकिन मोदी जो है वहाँ पे, आप बंगाल में तो उसने टोटल राइट ऑफ भी हो गया, बिल्कुल ममता जी। बनर्जी ने हाँ उड़ा जी, के रख दिया। वो तो अब बाकी अगले बाई इलेक्शन में भी आप देखिएगा, इज गोइंग टू लूज मेजर पावर दिस टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोदी के साथ एक और भी हैंड हो गया है। वो ये हुआ कि मोदी ने काफ़ी देर से चलाया हुआ था कि भारत स्टैंड्स विद इंडिया, स्टैंड्स विद इज़राइल का हैशटैग चला हुआ था और सारा कुछ। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है उसने रीसेंट ट्वीट के अंदर थैंक यू किया 25 कंट्रीज़ को जो दे स्टैंडिंग विद इज़राइल, जिसमें इंडिया का नाम नहीं। देखिए उसकी बड़ी वजह मैंने कल ट्विटर पे देखा था, कोई इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, उसके ऊपर कुछ इजरायलीज ने ट्वीट्स वगैरह भी की हुई थी। उन्होंने कहा शट अप एंड गेट लॉस्ट, बकायदा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि काउ यूरिन ड्रिंकिंग नेशन एंड यू नो काउ डंग ईटिंग नेशन, ये वो। बेसिकली उन्होंने देखिए दोनों कौमों का फ़र्क किया उनमें, एक साइंस में बहुत आगे है जी और एक गाय का पेशाब पीने पे आगे है, जी। गौ मूत्र। और वो अभी भी उसकी वीडियोस बन रही हैं कि इससे हम कोविड से बचेंगे तो ये होगा। दे डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद सच नॉनसेंसिकल पीपल, जिनका ये इमेज आ रहा है। तो उन्होंने बड़ी आराम से कह दिया। दूसरा ये कि थैंक किस बात का, सिर्फ नारा मारने का। हाँ ठीक है। वो तो उसको थैंक करेंगे ना कि जिसने उनकी हेल्प की है, मदद की है, बकायदा सामने आके खड़े हुए हैं, ठीक है ना। गल्ला बाती थैंक करना, जैसे गुल्ला बाती असी मुजम्मत कर देने, मजम्मत कर रहे हैं, उस मुजम्मत का क्या फायदा। बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, प्रैक्टिकली कुछ हाँ करें। करके दिखाएं। इसी के ऊपर मैं बात करूंगी कि वो जो गज़ा के अंदर जिस लेवल की बमबारी हो रही है, और सोशल मीडिया की वजह से हम दिन रात देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स को जाने वाली रोड्स तबाह कर दी गई हैं, मतलब शहादतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बट मुस्लिम उम्मा से कोई रिटेलिएशन ही नहीं हो रही। देखिए अगर जो बाइडन ने ये कहा है ना कि ये इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, और अगर बर्नी सैंडर्स ने ये कह दिया, अगर एक दो और लोगों ने कह दिया, तो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ में किसी ने उठ के ये नहीं कहा कि जो बाइडन गेट लॉस्ट, बिल्कुल। अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्योंकि हम बिल्कुल ही कमज़ोर कौम है और गए गुजरे हैं। हमें वेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बादशाहतें चलाने के लिए, अपनी हुकूमतें चलाने के लिए। तो हम वी आर मोर लॉयल देन द किंग। एड्स लेनी है हमने। अच्छा वो एड आगे भी नहीं जानी ना, वो तो हमने अपने लिए लेनी है लिए सर। लेनी है, हाँ। तो अब जो है कि आप ये देखें कि क्यों आपका असर होगा किसी भी बात पे। तो OIC तो टोटली रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बंद भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, तो मुझे तो उसका कोई फ़र्क नहीं नहीं लगता। पड़ेगा। लेकिन एक फ़र्क है कि इससे कौमों का पता चलता है कि कौन सी कौम कितनी दलेर है और कौन सी कौम बाकी अल्लाह पे इक्तफा भी करती है कि नहीं करती। और ये जो सारा हो रहा है, आप इसकी बात करिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं एक और आपके सामने शर्त रख देता हूँ। मैं कहता हूँ चले जी फ़ौजें ना भेजें हमास की मदद के लिए, फ़ौजें ना भेजें गाज़ा स्ट्रिप पे, आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ना करें, लेकिन तमाम मुस्लिम उम्मा के लोग जो है ना, लोग नहीं हुक्मरान जी, वो जूस प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट बंद कर दें। बायकॉट करें। देखिए हम रोज़ हमें व्हाट्सएप पे आ रहा है कि जी पेप्सी ना पिए तो ये ना पिए तो ये जुए। मैं कहता हूँ भाई गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं कर देती, बैन कर दे। एग्जैक्टली, इंपोर्ट ही बंद कर दे। ठीक है ना रहेगा बांस ना, पता तो चले आप किसके साथ खड़े हैं। मुजम्मती बयान, मुजम्मती ट्वीट, ठीक है ना, अब फिर कहना कि मैं फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हूँ, मुझे इन बातों का कोई असर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मैं उस हुक्मरान को मानूंगा खड़ा है कि जो इम्पोर्ट्स के ऊपर बैन लगाएगा। बिल्कुल चले फौज ना दे, मैं मानता हूँ हम अभी कमज़ोर हैं, अमेरिका बहादुर के आगे नहीं लड़ सकते, ये औरों के। हम ये तो कह सकते हैं ना कि हमें यहाँ पे कैडबरी का चॉकलेट नहीं चाहिए, नहीं चलेगी। हम ये तो कह सकते हैं फला कोरियर कंपनी ना चले यहाँ पे। बिल्कुल ठीक। कमाल है यार, आप तो वो कहने के काबिल नहीं है, तो मुजम्मती आपने ट्वीट कर दी और आप उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन गए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और वो चाहे, और वो मैं सिर्फ इमरान को नहीं कह रहा, और वो मैं टर्की वाले को भी कह रहा हूँ, मैं वो मातिर मोहम्मद को भी कह रहा हूँ, इन सारों को भी। और भाई आगे भी तो बढ़ो,
नहीं, और उनको भी कहें जिन्होंने ट्वीट भी करनी पसंद नहीं की, हाँ, वो उन्होंने- बिल्कुल ही डर के हाँ, बैठे हुए हैं। बिल्कुल। डर के नहीं, असर नहीं है। हाँ जी, फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच मुबशिर, दिस वाज ऑल एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एज यूजुअल। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर पर्ल्स वो ऑफ डबल ए विजडम। चलते हैं यहाँ से, हम सर उसकी वीडियो बना के, आज भी होगा आई एम श्योर वहाँ पे खपर वाला कोई ना कोई, तो उसकी निकालते आई हैं एम वीडियो। श्योर। मैं एनसीओसी को कल खुद देता हूँ। ठीक है, ओके, डन हो गया। एंड ऑन दैट नोट हम खुदाफिज करेंगे एंड टेक केयर, सब्सक्राइब, रिंग द बेल आइकन एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।